हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आज पार्टनरशिप के अंदर जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्या मतलब होता है ना। और इससे रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन कौन सा है। जैसे अपन ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखा था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो सेक्शन था वो था सेक्शन 31। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 32। तो चलिए हम देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रेफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म से जब कोई पार्टनर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। यानी कि वो अब बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो फर्म को छोड़कर चला गया है। तो यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से मतलब क्या हुआ, जब कोई पार्टनर फर्म को क्या कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है, तो इसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। एन एग्जिस्टिंग पार्टनर may decide to leave the firm due to ill health, old age, misunderstanding और ड्यू टू अदर सम सिमिलर रीज़न। यानी कि रिटायरमेंट के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, यानी कि कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर कब जाता है या डिसकंटिन्यू कब करता है, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि भाई पार्टनर का स्वास्थ्य क्या हो गया, खराब हो गया, पार्टनर की उम्र क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अब वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया, या फिर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसके कारण वो अब फर्म को डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहता। और इसी के साथ कई अदर सिमिलर रीज़न भी हो सकते हैं। Thus a partner leaving the firm is known as retiring और an outgoing partner। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई पार्टनर फर्म को डिसकंटिन्यू करता है तो उसे रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर उसे कहा जाता है। एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एडमिशन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 31 और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 32। और सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर में रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। यानी कि ये इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर फर्म को डिसकंटिन्यू कैसे कर सकता है। 3 तरीके से कर सकता है और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर की सहमति से कर सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सेकंड तरीका क्या है, एज पर एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटायरमेंट को लेकर कोई स्पष्ट एग्रीमेंट हो रखा है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो फर्म को क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। तीसरा रीज़न क्या है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप इज एट विल, यानी कि पार्टनरशिप यदि विल वाली है ना, यानी कि ऐच्छिक है, हिंदी में से अपन कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। क्या कहते हैं, ऐच्छिक साझेदारी। यदि ऐच्छिक साझेदारी है
तो इस साझेदारी के अंदर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को एक रिटर्न नोटिस देकर क्या कर सकता है, फर्म को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो फर्म को डिसकंटिन्यू करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सभी पार्टनर्स की सहमति से वो फर्म को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, या किसी स्पष्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या अनुसार फर्म को छोड़ सकता है, यानी कि रिटायरमेंट को लेकर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो फर्म को छोड़ सकता है। और यदि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का टाइप यदि एट विल है, तो इस कंडीशन के अंदर कोई भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को एक रिटर्न नोटिस देकर क्या कर सकता है, फर्म को छोड़ सकता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, पार्टनरशिप जो उन पार्टनर्स के बीच में हो जाती है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि पुराना एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। हाउ एवर द रिमेनिंग पार्टनर्स विल एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट, और रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, एक न्यू एग्रीमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। एंड द पार्टनरशिप फर्म विल कंटिन्यू, और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म जो है चलती रहती है। यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो पुराने एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया जाता है, उसकी जगह नया एग्रीमेंट बना लिया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हमको सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अंदर याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने के 3 मेथड होते हैं, या एक तो सभी पार्टनर्स की सहमति से, या फिर किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और पार्टनरशिप यदि विल वाली है तो एक रिटर्न नोटिस देकर फर्म से क्या लिया जा सकता है, रिटायरमेंट लिया जा सकता है। और जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसमें क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन जो है ये कहलाती है। तो हम जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, लगभग ये जो है चैप्टर सेम ही है, इनके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, केवल एक स्टेप अलग है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर हमको 2 सेक्शन का याद रखना है, एक तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 और एक सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 तो अपन पढ़ ही चुके हैं, उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने के कितने तरीके दिए गए हैं, 3 तरीके दिए गए हैं। अब सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जो भी व्यवहार फर्म के अंदर हुए हैं उसको लेकर रिटायरिंग पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है। अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो यानी कि सपोज करो कोई पार्टनर है, तो वो अगर वो कोई पार्टनर 31 मार्च 2024 को फर्म से रिटायर हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई पार्टनर 31 मार्च 2024 को फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो 31 मार्च 2024 तक जितने भी ट्रांजैक्शंस फर्म के अंदर हुए हैं वो उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए क्या कहलाएगा, लाइबल होगा, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं माना जाएगा। However, a retiring partner may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and the continuing partners। लेकिन अगर रिटायर होने वाला पार्टनर
थर्ड पार्टी के साथ और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके साथ इस लाइबिलिटी से मुक्त होने का कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर वो इस लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ और थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता तो फिर वो 31 मार्च 2024 तक उस फर्म के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं या जितने भी व्यवहार हुए हैं उनके लिए वो भविष्य में भी लायबल माना जाएगा। अगर वो चाहता है कि भविष्य के अंदर उसे लायबल नहीं माना जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ और थर्ड पार्टी के साथ इस लायबिलिटी से मुक्त होने का एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और यदि वो एग्रीमेंट नहीं करता तो अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट जितने भी एक्ट उस फर्म के अंदर हुए हैं वो उन सभी के लिए भविष्य में भी क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। अब सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट ये कौन सी कंडीशन थी, बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले। भाई एक पार्टनर 31 मार्च 2024 को रिटायर हुआ तो 31 मार्च 2024 से पहले जितने भी एक्ट हुए वो भविष्य में भी उनके लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर वो इस लायबिलिटी से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। और यदि मैं रिटायरमेंट के बाद की बात करूं कि भाई 31 मार्च 2024 के बाद फर्म जो भी ट्रांजैक्शन या एक्ट करेगी वो उन एक्ट्स के लिए भी लायबल होगा क्या, वो बिल्कुल लायबल माना जाएगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। A retiring partner also continues to be liable to third party, लेकिन केवल थर्ड पार्टी के लिए, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद भी थर्ड पार्टी के लिए फर्म के एक्ट्स को लेकर लायबल माना जाएगा अंटिल, तब तक अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, यानी कि अखबार के अंदर इस सूचना को नहीं छपवा देता कि भाई मैंने उस फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है और इस तारीख को मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, इस तारीख के बाद अगर ये फर्म कोई भी व्यवहार करती है तो मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं होऊंगा या लायबल नहीं होऊंगा। ऐसा एक पब्लिक नोटिस उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और यदि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा, उसके रिटायरमेंट के बाद के व्यवहारों के लिए भी उसे थर्ड पार्टी के लिए क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। तो सपोज करो आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर हो, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं कि सपोज करो आप किसी फर्म के अंदर क्या हो, पार्टनर हो और आप उस फर्म से रिटायरमेंट ले रहे हो। तो आपको दो काम करने हैं एक तो आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर और थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करना है कि भाई मेरे रिटायरमेंट से पहले जितने भी व्यवहार फर्म के अंदर हुए हैं आपको मुझे उससे मुक्त करना होगा। और ये एग्रीमेंट आप कंटिन्यूइंग पार्टनर और थर्ड पार्टी से कर लो तो आपके रिटायरमेंट से पहले के एक्ट के लिए भी आप भविष्य में लायबल नहीं कहलाओगे यदि आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो। लेकिन ये एग्रीमेंट आपको दो जनों से करना होगा, एक कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ और एक थर्ड पार्टी के साथ। और जब आप रिटायरमेंट ले लो तो आपको एक पब्लिक नोटिस भी देना चाहिए। यदि आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे
तो भविष्य के अंदर आप थर्ड पार्टी के लिए लाइबल माने जाओगे। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे ये दो काम करने पड़ते हैं, एक तो उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है बिफोर के एक्ट की लाइबिलिटी से मुक्त होने के लिए, यानी कि बिफोर की कंडीशन के अंदर, यानी कि रिटायरमेंट की डेट से जो पहले की लाइबिलिटी है उससे मुक्त होने के लिए उसे एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, और बाद की लाइबिलिटी से मुक्त होने के लिए उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो ये है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2, ये है सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। और सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या है कि आप फर्म से रिटायरमेंट कैसे ले सकते हो, उन 3 तरीकों के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 32 जो है वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्या है, रिलेटेड है। अब देखिए आगे, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा भाई, वहाँ तो कोई पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा था तो जो पुराने पार्टनर थे वो उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे थे, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। अब रिटायरमेंट और डेथ के अंदर क्या होगा कि भाई कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका शेयर जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करते हैं, ले लेते हैं, इसलिए उनका शेयर क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई एडमिशन में तो घट जाता है लेकिन रिटायरमेंट और डेथ के अंदर क्या होता है, शेयर बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालते। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों के अंदर सेम तरीके से ही क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लो कि मैं अभी आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा। सेम वही का वही प्रोसेस हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डेथ, उसमें भी है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको कवर करूँगा, वहाँ पर मैं आपको दोबारा नहीं सिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल सेम ही है। वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, भाई हम गुडविल का एडजस्टमेंट एडमिशन में भी करते हैं और गुडविल का एडजस्टमेंट हमें रिटायरमेंट एंड डेथ में भी करना होता है, और दोनों के अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डेथ वाले में नहीं पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये हम एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर ध्यान से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में बनाया था और मैंने आपको जनरल एंट्रीज सिखाई थी, वैसे के वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ में भी बनाना पड़ता है, तो सेम है बिल्कुल, इसलिए हम इसको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, हम लोगों ने एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं सीख लिया था। सेम वैसे के वैसे ही हम रिटायरमेंट और डेथ में करते हैं, हम ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं उनको भी सेम तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो यानी कि ये जो दो एडजस्टमेंट हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, बिल्कुल सेम है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को
ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देना है। उसी तरीके से जो भी रिजर्व्स हैं और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ कर देने हैं। तो जो प्रोसेस एडमिशन के अंदर है वही प्रोसेस रिटायरमेंट और डेथ में है। तो हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर और जब भी आप रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटो या आप रिजर्व को बांटो या प्रॉफिट को बांटो या लॉसेस को बांटो तो आपको रिटायर होने वाले पार्टनर को और डेथ होने जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसको भी इंक्लूड करना है। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल XYZ एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, Y रिटायरमेंट ले रहा है या Y की डेथ हो गई, तो जब भी आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बांटोगे तो वो उसमें आपको Y को भी इंक्लूड करना है और जब भी आप डेथ के अंदर बांटोगे तो भी आपको Y को इंक्लूड करना है। क्योंकि भाई जब ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है या फर्म में इसकी डेथ हो गई तो तब तक का जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है उसमें इसका शेयर होगा। जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उसके अंदर भी इसका क्या होगा, शेयर होगा, उसमें भी इसका क्या होगा, शेयर होगा। अब नेक्स्ट देखिए पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायर होने वाले पार्टनर को हमें पेमेंट करना है। और फिर लास्ट में हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कुल मिलाकर आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें ये 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये अपन सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एडमिशन में सीख चुके हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स को कैसे बांटते हैं ये हम एडमिशन के अंदर सीख चुके हैं। तो इन 2 पॉइंटों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है ये हम सीखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट और डेथ के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम 4 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और ये चारों पॉइंट रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर क्या है, सेम है। तो आपको ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। चलिए हम इन पॉइंट्स को सीखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये कह रहा है कि भाई ए, बी और सी, ए, बी और सी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना है व्हेन ए रिटायर्स, व्हेन बी रिटायर्स और व्हेन सी रिटायर्स। तो हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, ए रिटायर्स। भाई ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो ये हमसे कह रहा है कि बताओ बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा और बी और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई ए के रेशियो का बी और सी ने क्या किया। जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है और सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि
कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ये कि आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए फर्म छोड़ के जा रहा है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा। तो बी और सी का जो ओल्ड शेयर है यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो अब आप खुद देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि भाई रिटायरिंग पार्टनर का या डिजीज पार्टनर के शेयर का क्या करना है। अब ये पार्टनर ए जो है फर्म छोड़ के जा रहा है, अब इसके शेयर के बारे में हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बी और सी का जो न्यू रेशियो है वो इनका ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा और वही इनका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि ए के शेयर को बी और सी ने इनके ओल्ड रेशियो में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो खैर आपको तो इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड शेयर होता है, भाई बी और सी कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो इनका जो ओल्ड शेयर है वही इनका न्यू रेशियो बन जाता है और वही इनका गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड के अंदर बी जो है वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा और ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो भाई देखो ए और सी का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 3:1। अब इसमें बी जा रहा है तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3 और सी का ओल्ड रेशियो क्या है 1। ठीक है, तो यही क्या होगा, यही ए और सी का न्यू रेशियो हो गया और यही ए और सी का गेनिंग रेशियो हो गया। आसान क्वेश्चन है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन के अंदर जो सी है वो फर्म छोड़कर जा रहा है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा और ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 होगा और गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा। तो यानी कि जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाता है और ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका न्यू रेशियो हो जाता है, वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये कह रहा है कि भाई जो ए है, बी है और सी है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। अब बी जो है वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। बी जो है वो फर्म छोड़ के क्या कर रहा है, जा रहा है, यानी कि बी जो है वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। अब देखो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई बी के शेयर का ए और सी ने क्या किया, जबकि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर का ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, है ना, या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने क्या किया। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो बन जाता है, वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है
कि भाई बी का जो शेयर है, बी का शेयर कितना है 2/6, इसको ए और सॉरी एक मिनट, इस टेकन बाय ए एंड सी इक्वली आएगा, यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सी आएगा, है ना। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो बी का शेयर है उसको, बी का शेयर कितना है 2/6 है। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए और सी ने इस शेयर का क्या करा, इसको इक्वली बांट लिया, इस शेयर को क्या किया, इक्वली बांट लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले बी के शेयर को हम 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/2 और 1/2, यानी कि 2/12 और 2/12, यानी कि ये शेयर ए ने ले लिया और ये शेयर सी ने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए और सी के शेयर में, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 3/6 और सी का शेयर कितना है 1/6, इसमें इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई इन्होंने बी के शेयर को क्या करा, इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 में। बी का शेयर था 2/6, बी फर्म छोड़ के जा रहा था, तो बी के शेयर को ए और सी ने 1:1 में बांटा। तो बी ने कितना लिया, बी के शेयर में से ए ने कितना लिया 2/12, सी ने कितना लिया 2/12, तो इन दोनों के शेयर में हम क्या करेंगे 2/12 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 12, तो 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 यानी कि 8/12। यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 12, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4/12, यानी कि 8:4। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2:1। ये क्या हो गया, ए और सी का क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ये ए और सी का क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। अब हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए और सी का अगर हम गेनिंग रेशियो निकालें तो इनका न्यू रेशियो है 2/3 और 1/3। इसमें से हम ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 और 1/6, और यहाँ पर आ गया एलसीएम 6, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/6, और यहाँ पर एलसीएम है 6 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1/6। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो भाग हमने इनमें जोड़ा है उनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 2:2 यानी कि 1:1। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया, एक कंडीशन जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो हो जाता है, वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि रिटायर होने वाले पार्टनर के शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर ने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फिर हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ये कह रहा है कि भाई ए बी और सी जो हैं इनका रेशियो है 1:1:1। बी रिटायर्स and the
रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब ये कह रहा है कि भाई बी जो है वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और ए और सी ने डिसाइड किया है कि भाई वो फ्यूचर के अंदर अपने प्रॉफिट को 5:4 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, इसके अंदर हमें न्यू रेशियो नहीं निकालना क्योंकि न्यू रेशियो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और हमारे पास न्यू रेशियो भी है। हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है। गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ए और सी जो हैं इनका न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5:4, यानी कि 5/9 और 4/9। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 1/3 और 1/3। तो एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। तो यानी कि 5 - 3, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि 4 - 3, यानी कि 2/9 और 1/9। तो गेनिंग रेशियो आ गया 2:1। आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। अब वापस से 2 मिनट में फटाफट से देख लो। एक कंडीशन क्या होती है, जब हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जो भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई है उसके शेयर का कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने क्या किया। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो भी ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो बन जाता है, वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। सेकेंड कंडीशन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि जो भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई है उसके पार्टनर, उसके रेशियो को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब ये इंफॉर्मेशन गिवन हो तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को पहले उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रेशियो में हम उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करके न्यू रेशियो निकाल लेते हैं और जब न्यू रेशियो हमारे पास आ जाता है तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। थर्ड, हमें यदि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आगे देखिए, 1 मिनट में पानी पी लूं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन में भी सीखा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस थी। यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही इजी है गुडविल का एडजस्टमेंट। तो देखिए हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं और एक ही मेथड है। जैसे एडमिशन के अंदर तो बहुत सारे मेथड थे, प्राइवेटली पेड, रिटेन्ड इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, ब्रॉट इन काइंड, है ना। तो बहुत सारे वहाँ पर तो बहुत सारे मेथड थे, है ना। यहाँ पर हमें केवल एक ही मेथड है और हमें केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। क्या करने हैं, हमें केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें रिटायरिंग पार्टनर या जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई है पहले तो उसका शेयर निकालना है। हमें फर्म की नई गुडविल दे रखी होगी और उसके शेयर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है
या जो भी पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है उसका शेयर जो है हमारे सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई ए बी और सी हैं, ए बी सी का रेशियो है 3:2:1। अब बी जो है फर्म छोड़ के जा रहा है, हमें क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000 रुपये, ये फर्म की नई गुडविल है। अब बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम बी का गुडविल का शेयर निकालेंगे। अभी फर्म की गुडविल है 1,20,000, बी का शेयर कितना है 2/6, यानी कि बी को कितनी गुडविल देनी पड़ेगी, 40,000 रुपीज़ जो है बी को गुडविल के देने पड़ेंगे। एडमिशन के अंदर पार्टनर नया पार्टनर लेकर आता है, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल का पैसा लेकर जाता है। तो यानी कि बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो बी को 40,000 रुपये जो हैं वो गुडविल के देने पड़ेंगे। अब देंगे कैसे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि ए और सी अगर इन दोनों ने गेन किया है तो ये अपने गेनिंग रेशियो के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज पार्टनर को क्या करेंगे, उसका गुडविल का पैसा देंगे। और कौन से रेशियो के अंदर देते हैं, गेनिंग रेशियो के अंदर। किस में देते हैं, गेनिंग रेशियो के अंदर। तो गेन करने वाले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है, जो भी मेथड है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और जो भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसके अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट का को या करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एक ही एंट्री होती है। अगर दोनों पार्टनर ने गेन किया है तो दोनों पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और बी का कैपिटल या करंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा क्योंकि बी फर्म छोड़ के जा रहा है। आ गई बात समझ में। तो हमें गेनिंग रेशियो इसलिए निकालना पड़ता है गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, ये तो एडमिशन में भी है, अगर ओल्ड गुडविल यानी कि पुरानी गुडविल यदि फर्म के अंदर अकाउंटिंग बुक्स में शो हो रही है तो उसको सभी पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और ए, बी और सी इन तीनों का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है। यानी कि अगर अकाउंटिंग बुक्स के अंदर पुरानी गुडविल भी है तो उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो, चाहे डेथ का चैप्टर हो। तीनों में ये बात कॉमन है कि अगर पुरानी गुडविल बुक्स के अंदर दिखाई दे रही है, एग्जिस्ट है, तो उसे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। नई गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरमेंट और डेथ के अंदर गेनिंग रेशियो में होता है, एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। और वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ के अंदर बहुत ही ईजी है। केवल रिटायरिंग पार्टनर का या डिजीज पार्टनर का पहले शेयर निकालो और उस शेयर को गेनिंग रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गेन करने वाले पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर दो और रिटायरिंग पार्टनर का या डिजीज पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो इसके अंदर ओनली वन जनरल एंट्री करनी है, जबकि एडमिशन के अंदर तो बहुत सारी कंडीशन होती है। इसके अंदर रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली दो ही स्टेप होते हैं। पुरानी गुडविल तो कभी कभार दे रखी होती है, वरना आपको तो ये केवल दो स्टेप ही करने हैं। सबसे पहले शेयर निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का और डिजीज पार्टनर का, और फिर उसे गेनिंग रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट
कर देना है। तो आसान है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन 4 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:2:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, यानी कि नरेश जो है ये फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। गुडविल वॉज वैल्यूड, वैल्यूड जिसके आगे लिखा हुआ होता है वो हमेशा नई गुडविल होती है। मैं आपको हर चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ। तो हमें फर्म की नई गुडविल कितनी दे रखी है, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन, यानी कि भाई नरेश के जाने के बाद पार्टनर कौन बचा, सुरेंद्र, रमेश और मोहन। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो गया। ठीक है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। भाई गुडविल अकाउंट तो वैसे ही नहीं खुलेगा क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर निकालो। तो नरेश का शेयर कितना होगा, नरेश का शेयर होगा 72,000, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है। और नरेश का शेयर क्या होगा, नरेश का शेयर होगा 2/6। नरेश का शेयर क्या होगा 2/6, यानी कि अगर हम देखें तो 24,000, क्योंकि भाई ये 12,000 से कैंसिल हो गया तो 12,000 इंटू 2 24,000 रुपीज़ जो है नरेश को गुडविल के देने पड़ेंगे। अब इस 24,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब किस किस का निकलेगा, सुरेंद्र का, रमेश का और मोहन का। तो इनका न्यू रेशियो क्या है 1/3, 1/3, 1/3। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका ओल्ड रेशियो है 2/6। फिर रमेश का है 1/6 और मोहन का है 1/6। एलसीएम क्या आया 6, यानी कि 2 - 2 यानी कि 0/6। यहाँ पर एलसीएम आया 6, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1/6। यहाँ पर एलसीएम आया 6, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1/6। तो केवल 2 पार्टनर्स ने गेन किया है, इसने तो कोई गेन नहीं किया। तो यानी कि जो रमेश और मोहन हैं वो नरेश को देंगे और इनका गेनिंग रेशियो आ रहा है 1:1। इनका गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है 1:1। तो हम 24,000 को 1:1 के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो 12,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़, यानी कि रमेश भी 12,000 रुपये देगा, मोहन भी 12,000 रुपये देगा। और हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 और 24,000। क्लियर हो गई बात। तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास ओल्ड रेशियो था, हमारे पास न्यू रेशियो था, तो हमने क्या करा गेनिंग रेशियो निकाल लिया। फिर हमने फर्म की गुडविल में से नरेश का हिस्सा निकाल लिया
और उसके बाद हमने क्या करा, जर्नल एंट्री कर दी। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। किसका एडजस्टमेंट हो गया? गुडविल का। तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जर्नल एंट्री कराई जा सकती है। तो कोई भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है? रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में बस आपको गुडविल के लिए यही जर्नल एंट्री करनी है। गेन करने वाले पार्टनर जो हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर देते हैं, और गुडविल का शेयर जो भी आता है फर्म की गुडविल में से वो उसको गेनिंग रेशियो के अंदर दे देते हैं। तो केवल कुल मिलाकर आपको ये एक जर्नल एंट्री करनी है, इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। हाँ, अगर इसके अंदर ओल्ड गुडविल दे रखी होती तो हम उसे ओल्ड रेशियो में क्या कर देते, राइट ऑफ कर देते, अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन के अंदर होती तो, ठीक है ना। लेकिन है नहीं, हमें तो केवल नई गुडविल दे रखी है। वैल्यूड वर्ड जिसके आगे होता है वो हमेशा नई गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5। गुडविल एग्जिस्ट, अब देखो यहां पर लिखा हुआ आ गया गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट ₹50,000, यानी कि ओल्ड गुडविल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो जब भी ओल्ड गुडविल क्वेश्चन के अंदर होती है तो हमेशा इसको राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल असेट होती है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 2/10, 3/10 और 5/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 30,000, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 15,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा 25,000, यानी कि 10,000, 15,000, 25,000 और ये हमने ओल्ड गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ कर दिया। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल आ जाती है हमें उसको राइट ऑफ करना होता है। अब क्या कह रहा है, एक्स रिटायर्स। अब देखो एक्स जो है वो फर्म छोड़कर जा रहा है, यानी कि रिटायरमेंट ले रहा है। ऑफ एक्स गुडविल इज वैल्यूड, अब जिसके आगे वैल्यूड लिखा हुआ है वो नई गुडविल है। तो नई गुडविल हमें फर्म की कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 45,000। अब एक्स फर्म छोड़ के जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स का शेयर निकाल लेंगे। तो एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स का शेयर होगा 45,000 इंटू 2/10, इंटू 2/10 यानी कि 9,000 रुपीज़। यानी कि जब एक्स फर्म छोड़ के जाएगा तो वो 9,000 रुपये अपनी गुडविल के लेकर जाएगा। Y and Z decided to share future profits equally, और Y और Z ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वल। तो अब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकालेंगे, Y का और Z का। तो y का न्यू रेशियो क्या है, 1/2, 1/2।
ओल्ड रेशियो यदि इनका देखें y और z का तो 3/10 5/10 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/10 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 5 यानी कि 0/10। अब देखो गेन केवल और केवल किसने किया है, गेन किया है y ने, यानी कि y जो है वो x को पूरे के पूरे 9,000 रुपये देगा क्योंकि केवल उसी ने गेन किया है, z को कोई भी गेन नहीं हुआ है। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो जनरल एंट्री हुई, एक तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की और एक नई गुडविल का एडजस्टमेंट करने की, नई गुडविल का एडजस्टमेंट करने की। और सपोज करो अगर पुरानी गुडविल नहीं दे रखी होती तो हमें केवल एक ही जनरल एंट्री करनी पड़ती। तो ये रिटायरमेंट का चैप्टर हो या डेथ का चैप्टर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको पुरानी गुडविल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो आप सबसे पहले उसको ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ कर दो। फिर आप क्या करो, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, इन सबका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आप लिख लो, है ना। फिर आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लो और उसको गेनिंग रेशियो के अंदर क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपकी सेकंड एंट्री जो है वो अपने आप बन जाएगी। जैसे अब देखो इसके अंदर केवल y ने गेन किया, z ने कोई गेन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब y ने गेन किया है तो x को केवल y देगा, z नहीं देगा। हाँ, अगर दोनों ने गेन किया होता तो हम इस 9,000 रुपीज़ को गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए बी और सी हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सी रिटायर्ड, अब फर्म से कौन जा रहा है, सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, क्लियर। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, अब हमें ए और बी का न्यू रेशियो दे रखा है 1:2। ऑन सी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। अब हमें नई गुडविल दे रखी है 30,000 रुपीज़, क्लियर हो गई बात। हमें जनरल एंट्री करनी है। अब देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम सी का शेयर निकालेंगे। सी का शेयर कैसे निकालेंगे, अब इसमें ओल्ड गुडविल है ही नहीं तो ओल्ड गुडविल को तो हमें राइट ऑफ करना नहीं है, हमें केवल नई गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अब सी का शेयर कितना, सी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल है 30,000 और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6, कितना है 1/6 यानी कि 5,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इसको गेनिंग रेशियो में बांटना है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब सी जा रहा है तो ए और बी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ए और बी का। इनका न्यू रेशियो क्या है 1/3, 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो यदि अपन देखेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या आएगा 3/6, 2/6। तो एलसीएम क्या आया 6, यानी कि 2 - 3 यानी कि माइनस का 1/6। और यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 4 - 2 यानी कि 2/6।
अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहां पर क्या हो रहा है, इसने तो गेन किया है और इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस, क्योंकि यहां पर इसका आंसर माइनस में आ गया। यानी कि जो ये बी है बी जो है, अब ये बी जो है ये सी को तो देगा ही देगा, क्योंकि भाई सी को तो इसको 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। इसको अब ए को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ए ने भी क्या करा, सेक्रीफाइस कर दिया। तो भाई इसके अंदर बी जो है ये सी को भी देगा और ये ए को भी देगा। अब ये ए को कितना देगा, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/6 सेक्रीफाइस किया है, और फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपये। तो 30,000 का 1/6 यानी कि 5,000 रुपीज़। अब ये 5,000 रुपीज़ ए को भी देगा और ये 5,000 रुपीज़ सी को भी देगा, क्योंकि भाई जब फर्म छोड़ के गया सी तो उसमें क्या हुआ, बी को भी, ए को भी क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो और बी को अकेले को फ़ायदा हो रहा है। अगर सपोज करो ए को भी फ़ायदा होता तो ये दोनों मिलकर सी को देते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बी को फ़ायदा हो रहा है, उल्टा ए को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो बी है ये ए को भी देगा और ये सी को भी देगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको दोनों को देना पड़ेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, 10,000, 5,000 और 5,000। तो ये जनरल एंट्री इसके अंदर हमको करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर यदि फर्म छोड़ के जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हमेशा फ़ायदा ही होगा, कभी कभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को नुकसान भी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए को हो गया, तो अब बी का ये दायित्व है कि वो सी को भी देगा और ए को भी देगा, क्योंकि भाई ए को भी नुकसान हो गया, क्योंकि भाई इसका जो रेशियो है वो माइनस में आ गया। माइनस का मतलब है सेक्रीफाइस करा इसने गेन नहीं किया, इसने सेक्रीफाइस किया। तो बी को सी को भी देना पड़ेगा और बी को ए को भी देना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या था, y ने गेन किया था, z ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसका आंसर 0 आया था, 0/10। तो भाई y ने अकेले ने गेन किया, इसलिए y ने x को दिया। दोनों गेन करते तो y और z मिलकर x को देते। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि जो s था इसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, केवल r और m इन दोनों ने गेन किया था, इनका गेनिंग रेशियो था 1:1। तो इन्होंने 24,000 रुपये किसको, नरेश को 1:1 के रेशियो में दिए, क्योंकि R और M दोनों ने गेन किया। तो 12,000 रुपये रमेश ने दिए, 12,000 रुपये मोहन ने दिए और नरेश को कितने रुपए मिले, 24,000 रुपये। तो वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो लेकिन उसके लिए स्टेप्स को क्या है, प्रॉपर वे में फॉलो करना क्या होता है, ज़रूरी होता है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 1:2:3। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी इनका रेशियो क्या है, 1:2:3। क्लियर? सी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट। देखो ये रिटायरमेंट और डेथ का हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट और डेथ में भी हिडन गुडविल की कंडीशन होती है।
तो ये रिटायरमेंट और डेथ का हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अब मैंने कैसे पहचाना, इसको ध्यान से देखना। A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 1:2:3. C retires and his capital after making adjustment for reserve and profit on revaluation stand at rupees 2,20,000। अब ये कह रहा है कि भाई जो C है वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और C को सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 2,20,000 रुपये की लाइबिलिटी आ रही है। यानी कि C जो है उसका पूरा सेटलमेंट हो रहा है 2,20,000 रुपये में। यानी कि C जब फर्म छोड़ के जाएगा तो ऑन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग बुक्स, उसको 2,20,000 रुपये देने हैं। A and B agreed to pay him rupees 2,50,000 in full settlement of his claim। लेकिन A और B ने कहा कि भाई हम आपको 2,50,000 रुपये देंगे। कितने देंगे? 2,50,000 रुपये। भाई C के बंद तो 2,20,000 रुपये रहे हैं, लेकिन A और B जो हैं वो उसको फाइनल सेटलमेंट के अंदर 2,50,000 रुपये देना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2,50,000 में से यदि हम 2,20,000 रुपये माइनस कर दें तो ये 30,000 रुपये C को किस बात के दे रहे हैं? ये दे रहे हैं गुडविल के। यानी कि यहाँ पर C का शेयर हमने ऐसे निकाला, क्योंकि भाई अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग तो C के 2,20,000 रुपये बन रहे हैं, लेकिन A और B उसको फाइनल सेटलमेंट के अंदर 2,50,000 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब वो C को 30,000 रुपये किस बात के दे रहे हैं? उसकी गुडविल के दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने C का शेयर जो है इस तरीके से फाइंड आउट किया। Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio decided at 1:3। अब A और B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:3। अब शेयर तो हमने निकाल लिया है ना, ये किसका शेयर है? C's शेयर। अब शेयर तो हमारे पास आ गया। अब इस 30,000 रुपये को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो A और B का न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? 1:3, यानी कि 1/4, 3/4। और इनका ओल्ड रेशियो यदि हम निकालें तो वो आएगा 1/6 और 2/6। 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। यदि आप 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 3, और ये अपन निकालेंगे तो कितना आ गया? 12। तो 4 3 ज़ा 12, 3 माइनस 2 यानी कि 1/12। फिर एलसीएम आएगा 12, यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5/12, यानी कि 1:5। ये गेनिंग रेशियो आया है। क्या आया है? गेनिंग रेशियो। यानी कि A कितना देगा? A देगा 30,000 का 1/6 और B कितना देगा? 30,000 का 5/6, यानी कि ये देगा 5,000 रुपीज़ और ये देगा 25,000 रुपीज़। यानी कि A 5,000 रुपये देगा, B 25,000 रुपये देगा। तो जनरल एंट्री क्या बनी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपये, 25,000 रुपये और 30,000 रुपये। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि सर फर्म की गुडविल तो दे ही नहीं रखी थी, हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकालते? तो उसने आपको वहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है
कि बन 2,20,000 रुपये रहे हैं और वो देना चाहते हैं 2,50,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि वो 30,000 रुपये सी को क्या कर रहे हैं, उसकी गुडविल के दे रहे हैं। यानी कि सी की गुडविल का शेयर आपको ऐसे निकालना है ना। और उसके बाद वही प्रोसेस है, आप गेनिंग रेशियो निकाल लो और गेनिंग रेशियो निकाल कर आप जर्नल एंट्री कर दो। तो इसके अंदर रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केवल एक ही जर्नल एंट्री करनी पड़ती है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट लिखता, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग ही आता है। जब तक क्वेश्चन हमें नहीं कहे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब तक हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर पुरानी गुडविल शो हो रही हो तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हमें एडमिशन के चैप्टर में भी करनी पड़ती है, रिटायरमेंट के चैप्टर में भी करनी पड़ती है, डेथ के चैप्टर में भी करनी पड़ती है। तो वो तो एक कॉमन बात है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो यहाँ पर केवल और केवल आपको एक जर्नल एंट्री याद रखनी है कि गेन करने वाले पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर का या डिजीज पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको पहले शेयर निकालना पड़ेगा और उस शेयर को आपको गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप ये जर्नल एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और इसको हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में बनाते हैं वैसे ही हमें रिटायरमेंट और डेथ में बनाना है। जिस तरीके से हम अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का, प्रॉफिट्स का और लॉसेस का एडमिशन में करते हैं वैसे ही हमें रिटायरमेंट और डेथ के अंदर करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितने भी रिजर्व होते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये भी ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होते हैं। हमने एडमिशन के अंदर भी ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ किया था और रिटायरमेंट और डेथ में भी ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करेंगे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको रिटायर होने वाले पार्टनर को और डेथ होने वाले पार्टनर को हटाना नहीं है, उनको भी इंक्लूड करना है। जैसे कि भाई एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब सपोज करो जेड जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो आप ये नहीं कि केवल एक्स और वाई में बांट दो, क्योंकि भाई अभी तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जेड को भी इंक्लूड करना है। अभी जेड फर्म छोड़ के चला थोड़ी ना गया, तो आपको एक्स को, वाई को और जेड को, तीनों को इंक्लूड करना है। उसी तरह जब आप रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का एडजस्टमेंट करो तो भी आपको रिटायरिंग पार्टनर को और डेथ डिजीज पार्टनर को इंक्लूड करना है, क्योंकि अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी वो फर्म छोड़ के चले नहीं गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। कल को आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाए कि सर आपने कहा था ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करके आए लेकिन हमने रिटायर करने वाले पार्टनर को हटा दिया। भाई हटा मत देना, अभी वो फर्म छोड़ के गया नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों बांटेंगे,
जो भी लॉस होगा वो तीनों बांटेंगे, जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, तीनों के अंदर ओल्ड रेशियो में उसको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। तो इसको हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे का पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करते हैं, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो पॉइंट है वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कई